आज की जो बातचीत मैं करूंगा, जैसा कि मैंने पूर्व निर्धारित विषय दिया हुआ है कि मातृभाषाओं में परंपरागत ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन, और इस विषय के दायरे में जिन मुद्दों को मैं लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद लगभग साढ़े पाँच वर्षों से जो चर्चा चल रही है, उसमें दो प्रमुख बिंदु बहुत साफ उभर कर आते हैं जिनका संबंध सीधे सीधे भाषा का और साहित्य का अध्यापक अध्येता होने के नाते हमसे जुड़ता है। और वह विषय है, एक तो बहुभाषिकता और दूसरा है भारतीय ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा और भाषा का जो संबंध है उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा, मातृभाषा के महत्व पर थोड़ी बात करूंगा, और किस तरह से भाषाओं में ज्ञान का आना सुलभ हुआ है और उसकी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है उस पर भी थोड़ी सी बात मैं करूंगा। और फिर जो विषय है कि किस तरह से मातृभाषाओं में ज्ञान की स्थिति है और उस ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे क्या प्रयत्न हो सकते हैं। तो इन कुछ बिंदुओं को मैंने ध्यान में रख करके आज का अपना व्याख्यान नियोजित किया है। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं की चर्चा की गई है। यह जो चर्चा है, इसके पीछे मूल भावना यह रही कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपनी भाषा में ज़्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के साथ बहुत गहराई से वो अपनी भाषा में जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है और एक जो पूरा का पूरा एक लंबे समय तक इस ज्ञान परंपरा से जुड़ाव की कमी का जो दौर रहा है, उसको ख़त्म किया जाए और हमें अपनी ज्ञान परंपरा का भान हो, एहसास हो, और हम उसको साथ लेकर उसमें जो विशिष्ट बातें हैं उनको कैसे युग के परिप्रेक्ष्य में, आज के नए संदर्भों में कैसे उसको हम ग्रहण करें और कैसे उसे आगे बढ़ाएं, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने उपस्थित हुई है। और इसकी एक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि 1834 में जब मैकॉले का मिनट आया तो पहली बार इस देश में आधुनिक शिक्षा की बुनियाद रखी गई, जिसके विकास का यह क्रम निरंतर आज तक चला आ रहा है। इसके पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह एक दूसरे तरह की व्यवस्था थी, एक गुरुकुल प्रणाली थी, और मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता। उसकी समृद्धि के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी पढ़ी हैं, लेकिन 1834 में ब्रिटिश शासन के दौरान, गुलामी के दौर में हमें जो शिक्षा नीति दी गई, उसमें दो चीज़ों की बड़ी हेठी की गई। जानबूझकर हमें हमारी भाषाओं और हमारी ज्ञान परंपरा से दूर करने का प्रयत्न किया गया। हम सब जानते हैं कि हमने ज्ञान की जो चरम उपलब्धियां जब हासिल की थी, जिस दौर में हासिल की थी, उस दौर में हमने ये सारी उपलब्धियां अपनी भाषा में हासिल की थी। तो जाहिर है कि अपनी भाषा में हमने जब ज्ञान की जो चूड़ांत उपलब्धियां अर्जित की, जिनके चलते एक समय हमने अपने को विश्वगुरु होने का दावा भी किया, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि हम धीरे धीरे इस दशा को प्राप्त होते चले गए। और यहीं से मैकॉले की वो टिप्पणियाँ मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ, जो उसने हमारे ज्ञान और हमारी भाषा के संदर्भ में दर्ज की थी। ध्यान दीजिए कि 1834 से लेकर 1947 तक के 113 वर्ष बनाम 1947 से लेके 2020 के 73 वर्ष, और इन 73 वर्षों में एक बात मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा नीतियाँ समय समय पर आती रहीं
और उन्होंने इस देश की शिक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न निरंतर किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में भी ये बात बहुत स्पष्टता से कही गई है कि सभी शिक्षा नीतियों में एक नैरंतर्य रहा है, और यह जो निरंतरता है यह बताती है कि हम एक दिशा की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको आज हम विकसित भारत का उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा कहते हैं। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये कि नीतियां तो आईं, लेकिन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जो प्रयत्न होने चाहिए थे और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जो जन जागरण किए जाने थे, उसका अभाव निश्चित ही पूर्व की नीतियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसका भी उल्लेख 2020 के दस्तावेज में किया गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि विगत 5.5 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग उद्देश्यों को आगे ले जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, लोगों को उससे जोड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में तमाम सरकारी एजेंसियां और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयत्न कर रही हैं। हम लोगों ने भी भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद को इसी तरह इन्हीं उद्देश्यों के लिए आरंभ किया था। तो उसकी जो टिप्पणियां हैं वो कहता है कि यहाँ के देशी लोगों की बोलियां गई बीती और कर्कश हैं। उस समय संस्कृत और अरबी का जो साहित्य था, एक तरफ संस्कृत की परंपरा का साहित्य और दूसरी तरफ अरबी और फारसी का जो साहित्य, उसके बारे में वो कहता है कि ये दोनों साहित्य, दोनों भाषाओं का साहित्य यूरोपीय साहित्य के समक्ष नगण्य है। इतना ही नहीं, यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समूचे देसी साहित्य के मुकाबले बहुत है। इस तरह की जो हेठी वह हमारी भाषा और हमारे ज्ञान के साथ कर रहा था, उसने बहुत लंबे समय तक हमें प्रभावित रखा। संस्कृत की पुस्तकों की जानकारी के बारे में वो टिप्पणी करता है कि इसका स्तर इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूलों के पुस्तकों के स्तर के बराबर है। तो भारतीय साहित्य में आंतरिक मूल्यों का अभाव है, यह त्रुटियों का पुलंदा है, झूठे इतिहास और भयंकर अंधविश्वास से भरा हुआ है। अब आप बताइए, जिसकी प्रस्तावना में ही इस तरह की बातें निहित हों, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना अपनी परंपरा और अपनी भाषाओं से दूर हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस नई शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय आई, उसमें भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। भारतीय भाषाएं ज्ञान की भाषा नहीं बन सकी, उसमें जो पारंपरिक ज्ञान था उसका उपयोग नहीं हुआ, उसके विकास में बाधा पहुंचाई गई, नए शोध का वे आधार नहीं बन सकी। भारतीय भाषाओं में ज्ञान सृजन की राह रुक गई और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण संवर्धन करने का कोई गंभीर प्रयास देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे आधुनिक शिक्षा की शुरुआत में ही कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसे बीज बो दिए गए जिसके विषवृक्ष निरंतर अपने कुफल से हमारी भाषाओं को, हमारी ज्ञान परंपरा को प्रभावित करते रहे। अब यहीं से मैं दूसरे पक्ष में जा रहा हूं कि भाषाओं का और साहित्य का ज्ञान के साथ क्या संबंध होता है, और दूसरी बात, भाषा और साहित्य का सत्ता के साथ क्या संबंध होता है। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं कि अंग्रेजी भी इंग्लैंड में कोई आसानी से अपनी जगह पाने में कामयाब नहीं हुई थी। लंबे समय तक उसको भी वहाँ संघर्ष करना पड़ा था, और भारतीय भाषाओं का संघर्ष तो आज़ादी के 75-76 सालों के बाद भी आज अगर जारी है, तो हम समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कोई एक दिन में जीतने और हारने की लड़ाई नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है जिसके साथ हमें संघर्ष करना है और अपनी विजय भी सुनिश्चित करनी है। तो आप देखें कि जो हमारा पहले का जो साहित्य था
और जो भाषा में दर्ज हो रहा था वह साहित्य किस भाषा में लिखा जा रहा था। तो आप पाएंगे कि जितनी हमारी भारतीय वाङ्मय के जो श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ हैं वे सब संस्कृत भाषा में आपको मिलेंगे। हमारे सारे वैदिक ग्रंथ, हमारे पौराणिक ग्रंथ, हमारे उपनिषद, हमारे महाकाव्य, इन सब की भाषा संस्कृत रही है। और संस्कृत अपने आप में एक विशिष्ट भाषा थी और विशिष्ट भाषा होने के कारण उसके अध्ययन और मनन की कुछ बुनियादी शर्तें थी, उसके ज्ञान और उसमें लेखन की भी अपनी कुछ बुनियादी शर्तें थी जो उस दौर में लागू रहीं और जिसका परिणाम ये रहा कि वे लोग जो सत्ता या दरबार के साथ जुड़े रहे उन्होंने तो संस्कृत में अपने ज्ञान को दर्ज किया, संस्कृत का अध्ययन भी किया, पूर्व प्राप्त ज्ञान के साथ अपने अनुभवों की अंतःक्रिया की और इस तरह से नए ज्ञान का उन्होंने संधान किया और वह भी संस्कृत भाषा के ग्रंथों में दर्ज होता चला गया। एक बात और यहीं पे हमें ध्यान दे देनी चाहिए कि उस दौर में काव्य और ज्ञान का साहित्य, यानी साहित्य जो लालित्य का साहित्य है, सौंदर्य का साहित्य है और जो ज्ञान का साहित्य है, उसमें कोई विभाजक रेखा निर्धारित नहीं की गई थी। जो ज्ञान का साहित्य होता था उसमें भी सौंदर्य के साहित्य के लक्षण प्राप्त होते थे और जो सौंदर्य और लालित्य का साहित्य होता था उसमें भी ज्ञान के तमाम जो श्रेष्ठ हमारे प्राप्य हैं वह उसमें वर्णित होते थे, उसमें दर्ज होते थे। तो आप देखें कि ये सारा सब कुछ हमने संस्कृत में दर्ज किया और जैसा मैंने कहा कि संस्कृत के साथ भारतीय जन के जुड़ाव की अपनी एक सीमा, एक शर्त, एक यत्ता रही है जिसको कहने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। और यहीं से जो दूसरी बात उभर कर आती है जो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो बात ये कि इन्हीं दौरों में ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने यथास्थितिवाद को तोड़ा। यथास्थितिवाद को ही तोड़ा नहीं बल्कि जो सत्ता के साथ साहित्य, सत्ता के साथ ज्ञान और सत्ता के साथ जो भाषा का संबंध था उसके समानांतर एक दूसरी भाषा जो आम लोगों की भाषा थी, जो साधारण जनों की भाषा थी, जो गांव के लोगों की भाषा थी, जो जन की भाषा थी, उसको उन्होंने स्वीकार करने का कार्य किया, उसको बढ़ावा देने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और इस संदर्भ में जो पहला नाम मेरे जहन में, मेरे अध्ययन में उभर कर आता है वो महात्मा बुद्ध का है, जो संस्कृत की पूरी परंपरा और यथास्थितिवाद से बिल्कुल अलग हटकर वे पाली भाषा में अपने संदेश वो लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपके पास भाषा तक सीधे पहुंच नहीं होगी, भाषा का आपको ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे जो उस भाषा में दर्ज है। ये बात संस्कृत से लेकर अंग्रेजी तक लागू होती है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत पे लागू नहीं होती है, अंग्रेजी में लागू होती है। तो ये जितनी भी भाषाएं रही हैं समय समय पर, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसके साथ सत्ता के संबंध की भी हमें जानकारी मिलती है। और जो लोग इसके विरोध में एक नई स्थापना लेकर आते हैं, उस यथास्थितिवाद को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक नई भाषा को स्वीकार करते हैं, एक नई भाषा को अपनाते हैं। और ये नई भाषा कहाँ की है? ये आम जनों की भाषा है, क्योंकि उन्हें अपने संदेश उन तक पहुंचाने हैं जिन तक अभी किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह का संदेश पहुंचा नहीं है या बहुत छनते 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 उन तक पहुंच पाया है। तो पहला व्यक्ति मैं महात्मा बुद्ध को मानता हूं।
आप देखें कि महावीर जैन भी उनके थोड़े ही अंतराल के साथ आते हैं, लेकिन वे देखें कि वो भी एक भाषा अपनाते हैं और वो भी संस्कृत से इतर एक भाषा को अपनाते हैं और उसमें वो अपने संदेश और अपने ज्ञान, और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान वही सब है जो भारतीय परंपरा में, संस्कृत की परंपरा में हमारे ऋषियों मनीषियों ने दर्ज किया हुआ है। वो कुछ नई बात लेकर नहीं आ रहे हैं, वो उन्हीं बातों को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनकी पहुंच उस भाषा और उस भाषा तक उनका संपर्क न होने के कारण उस ज्ञान तक उनका संपर्क, उनकी पहुंच नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत का भक्ति आंदोलन है, वह देखें तो सच पूछे तो वो भारतीय भाषाओं के विकास का आंदोलन है पूरे भारत में। और हम लोग उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप देखें कि मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में गुजरात में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से लेकर के और पूर्वी भारत के उड़ीसा और बंगाल तक का जो पूरा क्षेत्र है वह भक्ति के भाव से भक्ति आंदोलन में शामिल हो जाता है। और भक्ति आंदोलन में शामिल जब वो होता है तो वह संस्कृत के साथ शामिल नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी उसके पास ज्ञान की थाती भारतीय वाङ्मय में यानी संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध थी, उसे वह ला करके साधारण जनों की भाषा में, आम जनों की भाषा में और तीर्थयात्रा करते अनेक भाषाओं का संपर्क प्राप्त करते, जिसको सधुक्कड़ी भाषा भी आलोचकों ने कहा, उस भाषा में वह ज्ञान हमें उपलब्ध कराता है। तो आप देखें कि ये यूं ही नहीं है कि कबीर कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। तो ये भाषा बहता नीर इस संदर्भ में है कि वह जन के साथ सीधे संवाद की भाषा बन रही है, और यह जो संवाद जन के साथ हो रहा है उसके साथ ही वेदों, उपनिषदों और काव्यों का जो गूढ़तम ज्ञान है वह पहुंचाने का प्रयत्न भी साथ साथ किया जा रहा है। तो एक बात जो ये दूसरे संदर्भ में, दूसरे खंड में मैंने आपसे साझा की, वो ये कि जो भारतीय भाषाओं में ज्ञान के आने की शुरुआत, मातृभाषाओं में ज्ञान के आने की शुरुआत इन्हीं सदियों में होती है। आज के संदर्भ में कहें तो भारतीय भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और अनुसूची के बाहर रह गई जो सैकड़ों भाषाएं हैं, इन भाषाओं को ज्ञान की भाषा बनाने का जो पूरा प्रयत्न है वह कब शुरू होता है? वह शुरू होता है मध्यकाल में 10वीं शताब्दी के बाद से। गुरु गोरखनाथ से लेकर के आप कबीर, नानक और जितने भी संत कवि हुए, इन सब ने भारतीय भाषाओं को यानी हमारी तत्कालीन मातृभाषाओं को, और मैं तो कहूँ कि मेरी आज की मातृभाषा उस समय की साहित्य की भाषा भी रही, यानी अवधी, ब्रज और दूसरी जो भाषाएं थी उनको समृद्ध किया, उसको ज्ञान से जोड़ने का काम किया। तो एक तरह से ज्ञान का जो लोकतांत्रिकरण है यह इस दौर में होता है, और ये लोकतांत्रिकरण तभी हो सकता है जब उन भाषाओं में बात की जाए जो जन की भाषा है, जो आम लोगों की भाषा है। आज भी जो चर्चा हो रही है, आगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत हम समझ पा रहे हैं, वो यही तो है कि हम अपनी भाषा में अपने विद्यार्थियों को उनकी भाषा में ज्ञान से जोड़ें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी भाषा में ज्ञान है, कितना है, किस रूप में है, और जो अर्वाचीन ज्ञान है, जो आधुनिक ज्ञान है, वह कितना हमारी भाषाएं अपने भीतर दर्ज कर पाई हैं।
अगर नहीं कर पाई हैं तो कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं, उन ऐतिहासिक परिस्थितियों से उबरने का भी वक्त है। और इसमें केवल सरकारी संसाधन या सरकारी भूमिका तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके आगे बढ़ करके हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी क्या निभा सकते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये दो बातें मैंने आपके समक्ष स्पष्ट की कि किस तरह से ज्ञान के लोकतांत्रीकरण की संभावना तब बनती है जब हम भाषाओं में ज्ञान का विस्तार करते हैं, भारतीय भाषाओं में ज्ञान का विस्तार होता है। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो प्राचीन वाङ्मय है और उसमें मुख्य भाग संस्कृत का है, वहाँ पर इस तरह से कोई विभाजक रेखा नहीं थी कि क्या ज्ञान का साहित्य है और क्या लालित्य का या सौंदर्य का साहित्य है। यहाँ तक कि चाणक्य नीति को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ लालित्य और सौंदर्य का आधान भी हुआ है, जो बहुत आसानी से आपकी नज़र में आ सकता है। अब आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि तुलसीदास की भूमिका क्या रही। जैसे मैंने कबीर के बारे में कहा और संत कवियों के बारे में कहा, इन सब ने, रैदास आदि ने क्या किया, जीव जगत ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान उपनिषदों में था उसको कितनी सरल भाषा के साथ उसका एक सारानुवाद प्रस्तुत किया और उसके बहाने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे के बीच समरसता को स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उन लोगों ने निभाया। कहते हैं कि तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा को वह दर्जा दिया, वह महत्व दिया कि वह मध्यकाल की एक बहुत बड़ी भाषा के रूप में स्थापित हुई, जिस भाषा में जायसी जैसा और तुलसी जैसा महाकवि हुआ। तो तुलसी को अगर हम देखें तो रामचरितमानस के संदर्भ में वो जो बातें कहते हैं, रामचरितमानस है क्या? मुझे तो कई बार लगता है कि हम रामचरितमानस को भी सही अर्थों और सही परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाए, और जो तुलसी ने जिस चुनौती का सामना किया था उस चुनौती को भी हम सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। मुझे लगता है कि उसे एक नए सिरे से रेखांकित करने की आवश्यकता है, और वो ये कि तुलसी का जो इतना विरोध एक दौर में हुआ, तुलसी के अपने समय में हुआ, रामचरितमानस के लेखन के समय में हुआ, तो वो विरोध क्यों हुआ? तो उसका एक बड़ा कारण यही था कि वे संस्कृत की जगह भाषा को अपना रहे थे और ज्ञान को उस भाषा में सुलभ कर रहे थे जो कभी श्रेष्ठ जनों की भाषा नहीं थी, वह सामान्य जनों की भाषा थी। उन्होंने जब लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणो निगदितम क्वचिदो दन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, तो ये उनकी विनम्रता नहीं है। वे अपने समय में जो वितंडावाद फैला हुआ है उसको वो शांत करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो अपनी भाषा, लोगों की भाषा, जिनको सबसे ज़्यादा मानस धर्म समझाने की ज़रूरत है, राम के धर्म को समझाने की ज़रूरत है। और आप देखें कि रामचरितमानस एक मानस धर्म के रूप में स्थापित होता है, और वह मानस धर्म मानुष धर्म है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो ये मानुष धर्म कब बनता है? ये तब बनता है जब धर्म क्या है यह जन जन को पता चलता है। और जन जन को पता कैसे चलेगा? तब पता चलेगा जब वह जन की भाषा में होगा, और जन की भाषा को जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक जन ज्ञान संपन्न नहीं होगा, और ज्ञान संपन्न नहीं होगा तो ज्ञान का निर्माण भी नहीं होगा। कहते हैं कि ज्ञान का निरंतर विकास होता है, और कैसे होता है कि आप पूर्व ज्ञान को ग्रहण करके अपने अनुभवों से, अपने
परसेप्शन से, उसके साथ जो आपकी अंतःक्रियाएं होती हैं, उससे एक नई अवधारणा निर्मित होती है और वो अवधारणा काल के प्रवाह में उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं, उस पर जवाब दिए जाते हैं और तब जाकर एक अवधारणा हमारे सामने सुस्पष्ट होती है। आप देखें कि तुलसी ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, इतना सुंदर रामचरितमानस हमारे लिए उपलब्ध कराया और उसमें है क्या? ये बहुत क्रांतिकारी काम है जो रामायण की आरती में हमें पढ़ने को मिलता है। कई बार रामायण के अंत में हम आरती कर लेते हैं, जैसे उसको पूजा या कर्मकांड मान लेते हैं, लेकिन वो कर्मकांड से इतर जो कहता है वो यहाँ बहुत जरूरी है उद्धृत किया जाना, जिसमें लिखा गया है कि गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की। सबका सारांश, सबकी सम्मति रामचरितमानस में दर्ज है। तो आप केवल रामचरितमानस पढ़ लेते हैं तो आप अपने को ज्ञानी कहला सकते हैं। आपको सभी शास्त्रों का सारांश प्राप्त हो जाता है। ये सारांश आपको इसलिए प्राप्त हुआ कि वह अवधी भाषा में लिखा गया और उसको लिखने वाले ने बहुत सोच समझकर अपने समय के खतरे उठा करके भी लिखने का यह जो प्रयत्न किया है वह हमें आज समझने की ज़रूरत है। वो कहता भी है, बार बार कहता है कि कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा सकल कला सब विद्याहीना कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहो लिखि कागद कारे। अब आप देखें कि ये जिस भाषा को अपना रहे हैं उसको लेकर के और भी उनके समकालीनों की क्या धारणाएं हैं वह भी आप समझिए कि केशव लिखते हैं कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास तिन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। आप सोच लीजिए कि किस तरह से पूरा भक्तिकाल इस तरह से नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि वह कैसे भारतीय भाषाओं के उत्कर्ष का काल है और भारतीय भाषाओं में ज्ञान को लाने की सबसे बड़ी कोशिशों का वह समय है और उससे भारतीय मनीषा ने जो उत्थान प्राप्त किया होगा और वह जिस रूप में आगे बढ़ी होगी उस पर कितना बड़ा संकट गुलामी के दौर में आया होगा, जिसको हम ब्रिटिश पीरियड कहते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में एक समय आता है कि जब हमारे पूरे ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, पूरा अनादर किया जाता है। अब आप देखें कि तुलसी पर बहुत सारे जो आरोप लगते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर उनके चौपाइयों दोहों को लेकर के लोगों ने आक्षेप भी किए हैं। तो देखेंगे तो बहुत सारी बातें उनकी ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती कवियों के द्वारा कही गई हैं। चाणक्य नीति की है, ये आपको सैकड़ों उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिल जाएंगे, जहां समय समय पर कवियों ने जो चाणक्य के ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें सीधे सीधे तुलसी दोहराते हुए भी मिल जाएंगे और कई सारे आक्षेप की बातें, जैसा मैंने कहा, कि वह भी सीधे सीधे वहाँ से ली गई हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत उदाहरण देकर इस बात को बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा विषय केवल मातृभाषाओं में ज्ञान जो संरक्षित हुआ। अब यहाँ से हम आ जाते हैं कि आप देखिए कि तुलसी के काव्य में जो भारतीय ज्ञान संरक्षित हुआ, जायसी के काव्य में जो भारतीय ज्ञान संरक्षित हुआ और तमाम मध्यकाल के कवियों में जो परंपरित ज्ञान भारतीय भाषाओं में आया, उसका हम आगे कैसे और कितना विकास कर सके। और इसी क्रम में मैं कुछ लोक कहावतों या लोक कवियों या लोक रचनाकारों का
जिक्र भी यहाँ करना उचित समझता हूँ, क्योंकि हमारी जो अवधी भाषा है उसमें लोक साहित्य की भी पर्याप्त समृद्धि है। और उसमें मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा उसमें घाघ भट्टरी प्रमुख हैं, अवधी में बहुत ही प्रचलित हैं। मैं उनके जन्म और उनके स्थान और उनके बाकी जीवन के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अवकाश कम है। आपका 7 से 8 का समय है और लगभग 7:45 के हम करीब पहुंच गए हैं। लेकिन आप देखें कि घाघ भट्टरी की भूमिका क्या है। तो भारत कृषि प्रधान देश रहा है, हम लोग बचपन से निबंध में लिखते आ रहे हैं। बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ ऐसे हैं जो कृषि को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। कृषि पराशर, काश्यपीय कृषि सूक्ति, कृषि शासनम, विश्ववल्लभ, मेघमाला आदि ऐसे अनेक संस्कृत में ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन हमारे जो आम किसान हैं, जो सामान्य जन हैं, क्या उनकी पहुंच संस्कृत भाषा तक है? क्या उन ग्रंथों तक उनकी पहुंच है? तो वो कौन लोग थे जो मैसेंजर की तरह, जो दूत की तरह हैं, जो एक लिंक की तरह आते हैं और उन ग्रंथों में कही हुई बातों को, उन विचारों को, जिससे आज की जनता का प्रबोधन हो सके, हमारे किसानों को सूचना मिल सके, खेती करने के गुर उनको पता चल सके और वो अपनी खेती को समृद्ध करके स्वयं को और देश को, समाज को खुशहाल कर सकें। तो इसके लिए उन लोगों ने बहुत सी बातें जो कही हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से शास्त्र का लोकानुवाद प्रस्तुत करने का काम इन लोगों ने किया है। उदाहरण देने की अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप देखें कि कैसे जुताई होती है, कैसे बुआई होती है, कब जुताई की जानी चाहिए, कब बुआई की जानी चाहिए, कैसे बुआई की जानी चाहिए, इसके बारे में बहुत सी गूढ़ बातें, बहुत सी व्यवहारिक बातें कही गई हैं। कब क्या खान पान करना है, कब मौसम कैसा होने वाला है, वर्षा कब होने वाली है, कितनी होने वाली है, इस सब के सारे अनुमान जो कहावतों में घाघ और भट्टरी के नाम से अवध के जनपदों में और पूरे उत्तर भारत से लेकर के गुजरात और पंजाब तक के जनपदों में राम नरेश त्रिपाठी ने उसका संग्रह करते हुए लिखा है कि ये जो ज्ञान है, कृषि का ज्ञान, यह लोक कंठों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने लोक कंठों में उसे रख दिया था। लोक कंठों में रख तो दिया था, लेकिन अब वो लोक कंठों को ही बंद कर दिया गया है, उसको ही अवरुद्ध कर दिया गया है, उसकी भाषा तक का किसी को पता नहीं है। हालत तो ये हो गई है कि दादाजी की भाषा और पोते की भाषा दो हो गई है। तो आप अनुमान कर लीजिए कि कितने बड़े संकट से हमारा समाज गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है। इसलिए आज इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी मातृभाषा में जो ज्ञान परंपरित हुआ है, जो बरसों से वह रिश्ता हुआ, छनता हुआ हमारी भाषा तक पहुंचा था, हमारी मातृभाषा तक पहुंचा था, जो मेरी आपकी मातृभाषा तक था, उसे आगे कैसे ले जाया जाए, उसे कैसे नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, उन बातों को कैसे आज की प्रयोगशालाओं में ले जा करके उसकी सिद्धि को समझा जाए और आगे के रास्ते कैसे तैयार किए जाएं, यह भी आज हमें विचार करना है। और ये विचार हम तभी कर पाएंगे जब मातृभाषा को लेकर हम सजग होंगे। मेरे पूर्वजों ने जो कुछ मेरे लिए, परिवार के लिए केवल संपत्ति छोड़ी है, उसको तो हम बहुत लड़ते हैं कि मुझे वसीयत में संपत्ति मिली है, लेकिन ये जो भाषा मिली है यह भी उतनी ही ज़रूरी है। उसका हमने कितना रक्षण किया, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है। हम ऐसा कहते हैं कि भारतीयों की जो संस्कृति है वह ऋण स्वीकार की संस्कृति है। हमें
बताया गया है कि कुछ ऋण ऐसे हैं जिनसे उऋण होकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और उसमें जो 3 ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें पहला ऋण देव ऋण है। और हम कहते हैं कि जिस तरह का पर्यावरण या धरती हमें प्राप्त हुई है, इसी तरह की धरती हम अपने आने वाली संततियों के लिए सुरक्षित कर जाएं, छोड़ जाएं, तभी हम देव ऋण से मुक्त हो सकेंगे। यह जीवन जिनके कारण संभव हुआ है वैसा हम बनाए रखें, जबकि ऐसा हमने किया नहीं। और शायद इसीलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात विगत 3-4 दशकों से बहुत तेजी से उठने लगी है। तो पहला, जब हम पितृ ऋण कहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा, धरती को बचाए रखना, पंच तत्वों को बचाए रखना ज़रूरी है। अगर इसको आप चोट पहुंचा रहे हैं तो निश्चित ही आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से देव ऋण से मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से ऋषि ऋण की बात कही गई, जिसका मतलब ये है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, परंपरा से प्राप्त किया है, उसे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। जब आप इस प्रयत्न में सफल होते हैं तभी आप ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। इसी तरह से पितृ ऋण की संकल्पना भी है, यानी जैसे यह सृष्टि का जो क्रम है, जो निरंतरता है, वह बनी रहे, इसलिए हमारा भी दायित्व है कि हम संतान के द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं। और इस कार्य को करने के कारण ही हम पितृ ऋण से उऋण माने जाते हैं, यानी जीवन का विकास, उसकी निरंतरता में हमारा योगदान ही पितृ ऋण से हमको मुक्त करता है। इसी तरह मैं एक चौथा ऋण इसमें जोड़ता हूँ जो मातृभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और वो है मातृ ऋण। हम ऐसा मानते हैं कि भाषा माता से हमको प्राप्त हुई है, तो यह जो मातृभाषा है यह भी एक तरह से हमारा ऋण है। हमने इसे प्राप्त किया, इसमें माता का स्नेह, माता का प्रेम और तमाम जो ज्ञान है उसे हमने अर्जित किया। तो अगर इसे हम अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो निश्चित ही हम मातृ ऋण से उऋण नहीं होंगे और हमारा मोक्ष की संकल्पना वो पूरी नहीं होगी। इसलिए इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी मातृभाषा का विकास करें। अब कैसे करें, इसके लिए मैं वही कहूँगा कि जो तुलसी ने किया था, जो सूर ने किया था, जो कबीर ने किया था, कुछ उसी तरह का समय आज भी हमारे पास है, जब हम तय करें कि मेरे साथ एक साइंस का प्रोफेसर है जिसको विज्ञान तो आता है लेकिन हिंदी नहीं आती है, या उसे अवधी नहीं आती है, या उसे कोई दूसरी भारतीय भाषा उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी अच्छी मुझे आती है, आपको आती है। यानी हम जो भाषा के शिक्षक हैं, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर उस ज्ञान को मातृभाषा में ले आए। जब तक ज्ञान मातृभाषा में नहीं आएगा तब तक मातृभाषा शिक्षा की भाषा कैसे बनेगी, भारतीय भाषाएं शिक्षा की भाषा कैसे बनेंगी, क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा की भाषा कैसे बनेंगी। ये भारतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषाएं, इसको लेके भी एक अलग गड़बड़ झाला है, वो एक अलग विषय है, वो कभी और उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसको लेकर के मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, वह हम में से अधिकांश की मातृभाषा है, मोटे तौर पर मातृभाषा है। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा अवधी है। लेकिन मुझे अभी फिलहाल हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में जो प्रयत्न मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँ, और आगे चलकर अवधि के लिए भी मेरा प्रयत्न वैसा ही होना चाहिए। तो तभी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो देखें कि कैसे कम से कम एक आर्टिकल ही वो अपनी भाषा में लिखे। इतने सारे डॉक्टर हैं
इतने सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, और वो खूब अंग्रेजी में लिखते हैं, हम खूब उनको पढ़ते हैं। क्या उनसे हम ये अपेक्षा न करें, या उनसे हम ये उम्मीद न करें, या उनसे हम आग्रह न करें कि वो कम से कम अपनी मातृभाषा में भी कुछ लिखें? और दूसरी तरफ हमारा दायित्व क्या हो कि हम उसे पढ़ें और उसका बहुत ही अच्छा अनुवाद प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारी भाषा अनुदित ज्ञान से समृद्ध हो, संपन्न हो। और मुझे लगता है कि मातृभाषा के प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह और हमारी जो भावना है वो इसी रूप में होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक अपनी भाषाओं को ज्ञान की भाषा के रूप में समृद्ध करने के प्रयत्न करें। साहित्य की भाषा के रूप में वो पर्याप्त समृद्ध हैं, और उसका एक नैरंतर्य, उसका एक क्रम निरंतर बना हुआ है। आज ज़रूरत है कि हम मातृभाषा को ज्ञान की भाषा बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हों। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बातें दिए गए समय में थोड़ा संक्षिप्त रूप में उदाहरण देने का बहुत अवकाश नहीं था, मैंने देने की कोशिश की। आप सब सुधीजनों के बीच बहुत सारे प्रश्न की भी मुझे जिज्ञासा है। उम्मीद है अगर आपका ये जो पैटर्न है उसमें ये इसके लिए गुंजाइश हो तो प्रश्नों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।